हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम आलोक धनवा द्वारा लिखी गई कविता पतंग के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पतंग कविता किसके द्वारा लिखी गई है और इस कविता में क्या बताया गया है? ये कविता कवि आलोक धनवा द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और साथ ही उन्होंने बाल क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तनों का भी बहुत ही सहज भाव से वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? इस कविता में कवि ने शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि किस महीने के बीत जाने की बात कह रहे हैं? कवि सावन और भादो के महीने की बीत जाने की बात कह रहे हैं। सावन और भादो बीत जाने के बाद किस ऋतु में आसमान एकदम साफ हो जाता है? सावन और भादो के बीत जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है और शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ और निर्मल दिखाई देता है। शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई लालिमा कवि को किस प्रकार दिखाई दे रही है? इस ऋतु में आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की लाल आंखों के समान दिखाई दे रही है। कवि ने किसे पुल का नाम दिया है? कवि के अनुसार शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है, यानी पिछले साल की शरद ऋतु के जाने से लेकर इस साल की शरद ऋतु आने तक जितनी भी ऋतुएं बीती हैं, इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है, जिसे पार करते हुए शरद ऋतु बालक फिर से आ गया है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो भी गया। इसके बाद के प्रकृति में परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? कवि के अनुसार सबसे तेज बौछारें यानी बारिश और भादों के जाने के बाद का जो सवेरा हुआ वो अत्यंत लालिमा और सुंदरता से भरा हुआ था और ये सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल रंग का चमक रहा था। चारों ओर का वातावरण स्वच्छ और धुला हुआ सा दिखाई दे रहा था। इस मौसम की चमकीली धूप में फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। बच्चों की रंग बिरंगी पतंगे आकाश में उड़ने लगती हैं, जिसे देखकर चारों ओर सीटियों और किलकारियों की आवाज गूंज उठती है। कवि ने कपास से बच्चों का किस प्रकार संबंध बताया है? कवि के अनुसार बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास के समान कोमलता लेकर आते हैं। कपास और बच्चों के बीच एक अलग प्रकार का संबंध है। कपास एक प्रकार की कोमल घास होती है, उसी प्रकार बच्चे भी अत्यंत निर्मल और कोमल होते हैं। कपास की तरह ही बच्चों के साफ स्वच्छ मन में भी कोई मैल नहीं होता है। पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। कवि के अनुसार बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं का प्रतीक है, इसलिए पतंग के साथ बच्चों का अटूट संबंध है। पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत ही उत्साहित नजर आते हैं। उनकी नजरें आकाश पर ही लगी होती हैं। बच्चों की इतनी एकाग्रता देखते हुए ऐसा लगता है मानो पतंगों के साथ साथ वो भी उड़ रहे हों और उड़कर आकाश को छू लेना चाहते हों। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? कवि के अनुसार अगर शरीर रोमांचित है यानी उसमें खुशियां भरी हुई हैं, तो आनंद रूपी संगीत बजता रहता है और यही आनंद जीवन को एक नई दिशा देता है और यही जीवन रूपी लय अपने आप ही सफलता को प्राप्त कर लेती है। पतंग की डोर किस प्रकार बच्चों को छतों के किनारे से गिरने से बचा लेती है? पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चों को जब छत के किनारों से गिरने का भी ख्याल नहीं होता, तब पतंग की डोर ही होती है जो उन्हें गिरने से बचा लेती है। बच्चों को पतंग की डोर से भी उतना ही प्यार होता है जितना कि पतंग से। पतंग उड़ाते हुए उनका डोर पर भी ध्यान रहता है कि उनके पास अब कितनी डोर बची है। ऐसा लगता है मानो उड़ती हुई पतंगों की डोर ही बच्चों को थामे रहती है। शरद ऋतु में प्रकृति किस प्रकार लगती है? समय के अनुसार सभी ऋतुएं आती हैं और जाती हैं और हर ऋतु का अपना महत्व होता है। इन्हीं में से एक शरद ऋतु भी है। इस ऋतु में मौसम साफ हो जाता है। साफ आकाश में चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है। प्रकृति नई सी लगने लगती है। बच्चे इस मौसम में खुश होकर पतंगे उड़ाने लगते हैं। पतंग उड़ाकर बच्चे कैसा महसूस करते हैं? रंग बिरंगी पतंगों में बच्चों की खुशी होती है, जिसे उड़ाकर वो खुशी महसूस करते हैं। बच्चे अपनी इच्छाओं को भी पतंग की तरह ही उड़ाना चाहते हैं। इन पतंगों के साथ ही उनकी आशाएं भी जुड़ी होती हैं, जिसे वह पतंग की तरह उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। कवि ने बच्चों को कपास की तरह क्यों बताया है? जिस प्रकार कपास मुलायम और सफेद होती है, बच्चे भी उसी की तरह ही कोमल और सफेद होते हैं।
जिस प्रकार कपास परिस्थिति के अनुसार ही परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार बच्चे भी माहौल के अनुसार ही अपने व्यवहार को बदलते रहते हैं। कवि के अनुसार पृथ्वी बच्चों के आसपास ही कैसे घूमती रहती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे चाहते हैं कि उनकी पतंग आकाश में चारों ओर घूमे। पतंग के साथ साथ वो भी कल्पना की रंगीन दुनिया में खो जाते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी का हर कोना उनके आसपास ही घूम रहा हो। यानी पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को जमीन की भी कमी पड़ जाती है। कठोर छत भी बच्चों को कैसे मुलायम लगती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे उसमें इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का एहसास नहीं रहता। यहाँ तक कि उन्हें छत की कठोर जमीन भी मुलायम सी लगती है। पतंग उड़ाने की बच्चों में जो उत्सुकता होती है, उस कारण वो अपने कोमल पैरों से इधर उधर भागते रहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कठोरता का एहसास नहीं होता। कवि ने शरद ऋतु में दोपहर के समय का किस प्रकार वर्णन किया है। कवि के अनुसार शरद ऋतु में ऐसा लगता है कि जैसे दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा हो और घंटी बजाते हुए बच्चों को इशारे से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हो। यानी शरद ऋतु में मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। शरद ने आकाश को मुलायम क्यों बना दिया है। शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ और स्वच्छ दिखाई देता है और ऐसा निर्मल और स्वच्छ आकाश कवि को मुलायम सा दिखाई देता है। कवि शरद ऋतु को बालक बताते हुए कहते हैं कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। उसने आकाश को मुलायम और साफ बना दिया है, जिससे बच्चे अपनी पतंग को आकाश में उड़ा सके। कवि ने बच्चों के शरीर को किस प्रकार बताया है। कवि के अनुसार बच्चों का शरीर किसी पेड़ की लचीली डाल की तरह होता है। जिस तरह पेड़ की डाल लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर आ जाती है, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चों का लचीला शरीर फुर्ती से इधर उधर भागते हुए भी वापस अपनी जगह पर उसी अवस्था में सुरक्षित आ जाता है। बच्चों को छत से गिरने से कौन बचाता है। पतंग उड़ाते समय बच्चों के शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिरने से बचाता है। कवि के अनुसार बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। यानी बच्चे अपने आप को उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। छत से गिरने के बाद भी बच्चों के अंदर दोबारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ जाता है। बच्चे अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। पतंग उड़ाते हुए कभी कभी ये छतों से नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन ज्यादा चोट न लगने के कारण बच भी जाते हैं, जिससे वो सभी और ज्यादा निडर हो जाते हैं और उनके अंदर और अधिक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके बाद वो और अधिक उत्साह, साहस और निडरता के साथ दोबारा छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं।